नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम व्याकरण पर बात कर रहे थे और उसी सिलसिले में एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, वह है मुहावरा और लोकोक्ति। तो मित्रों, हम मुहावरा और लोकोक्ति को समझते समय कई बार एक गलतफहमी हो जाती है कि ये फलां मुहावरा है, ये फलां लोकोक्ति है। तो पहले तो थोड़े से हम अतीत में जाते हैं कि ये मुहावरा और लोकोक्ति बनते कैसे हैं। दरअसल जब हमारा पेट भरता है तो हम भाषा की सूक्ष्मता पर, भाषा के अलंकार पर, भाषा की सामासिकता पर काम करते हैं और धीरे धीरे जब समाज का विकास होता है और उस विकास में जब हम भाषा का विकास होता है तो भाषा का विकास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है सामासिकता। सामासिकता का तात्पर्य होता है कि हम अधिक बात को कम शब्दों में कह देते हैं और उसके साथ उसको रोचक तरीके से कहते हैं तो वो बात ज़्यादा असरकारक हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी को अधूरा ज्ञान है तो हम बोल देते हैं थोथा चना बाजे गना, या यूँ बोल देते हैं अध जल गगरी छलकर जाए। ऐसे ही जैसे आपको कोई खुद की कमी दिखाई नहीं देती है और दूसरों को कमी दिखाई देती है, ऐसा कोई प्रसंग हो तब हम बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, या पग बढ़ता दिखे कोनी डूंगर बढ़ता दिखे, राजस्थानी में बोलते हैं। तो सभी भाषाओं में ये मुहावरे और लोकोक्ति अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना साहित्य और वहाँ रोजमर्रा के जो कामकाज है उससे ये मुहावरे और लोकोक्ति बनते हैं। अब देखो सूक्ष्म अंतर क्या है मुहावरे और लोकोक्ति में। प्रयोग दोनों का एक तरह ही होता है कि हम अपनी बात को कम शब्दों में और रोचक तरीके से और प्रभावपूर्ण ढंग से और एक चुटकुले तरीके से कहते हैं ताकि श्रोता और सुनने वाले को पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। कि जैसे हम कोई काम करते हैं और उसमें हमें सफलता बहुत कम मिलती है तो हम बोल देते हैं खोदा पाड़ और निकली चुईया, या हम बहुत परिश्रम करते हैं फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं आता तो हम कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। तो अब ये एक जो वाक्य से हम पूरी बात को स्पष्ट कर देते हैं, पूरे कथानक को स्पष्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम ये दो प्रकार के जो हमारे कंसेप्ट है मुहावरा और लोकोक्ति, इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले हम मुहावरा और लोकोक्ति के बीच की सूक्ष्म रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखो ये मुहावरा शब्द है, तो हमारे पास जो शब्दावली आती है जो हिंदी में, उसकी जो आधार भूमि है वह है संस्कृत। तो संस्कृत में मुख से मुंह बना हुआ है और इसमें मुंह और आवरा, तो ये मुंह का यूं कह सकते हैं ये हट गया और मुंह ये संधि कर देते हैं तो मुहावरा बन जाता है। तो ये आवरा जो शब्द है यहाँ आवृत्ति का सूचक है। आवृत्ति का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो मुंह पर जो बार बार बात आती है या जिसका हम बार बार दोहरान करते हैं वो है मुहावरा, और उसका फिर एक रूढ़ि अर्थ हो जाता है। रूढ़ि अर्थ का मतलब होता है जो एक अर्थ एक विशेष अर्थ में उसका अर्थ संकुचन हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं 9 2 11, तो 9 2 11 का रूढ़ि अर्थ है भागना। वैसे कोई अर्थ नहीं है कि 9 2 11 क्या है, ये तो एक 9 + 2 होते हैं, 11 होते हैं, उसका भागना अर्थ कैसे होगा। परंतु ये रूढ़ि से मान लिया गया है कि इसका अर्थ भागना ही होगा। जैसे काठ का उल्लू, तो अब काठ का उल्लू कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, परंतु इसका अर्थ एक विशेष अर्थ में सीमित हो गया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मुहावरा। मतलब मुंह पर बार बार जो आवृत्ति हो जाती है, जो वो आवृत्ति एक विशेष अर्थ में सीमित हो जाती है या रूढ़ हो जाती है। रूढ़ का मतलब वहां पर उसको एक तरह से नॉन चेंजेबल हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको कहते हैं रूढ़। तो ये जब कोई वाक्यांश बार बार प्रयोग होता है और वो एक अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाता है, उस वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। और मुहावरा कहते क्यों है?
क्योंकि मुंह पर उसकी आवृत्ति बार बार होती है, उसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। जैसे मान लो तलवे चाटना, और तलवे चाटना का अर्थ होता है चमचापलूसी करना, चमचागिरी करना, तो वास्तव में कोई व्यक्ति तलवा चाटता थोड़ी है, तो उसका अर्थ वही हो गया। जैसे मान लो नाक का बाल होना, तो नाक का बाल का क्या संबंध है? नाक का बाल तो हम काट देते हैं, जो बाल आते ही काट देते हैं, परंतु यहाँ नाक का बाल का अर्थ होना अधिक प्रिय होना, तो वो अधिक प्रिय होना उस अर्थ विशेष में सीमित हो गया है। तो हम इसको दो प्रकार से परिभाषित करते हैं कि जो मुंह पर जिसकी आवृत्ति बार बार हो जाती है वो मुहावरा है, और जो एक अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाता है वो मुहावरा है। अब ये तो है मुहावरा, और इसका वाक्य के साथ प्रयोग होता है। जैसे जो पुलिस को देखते ही चोरों का समूह 9 2 11 हो गया। कक्षा में मैडम के लिए रोहन आंख का तारा है। जो दुश्मन को देखकर ही उसका वो आग बबूला हो उठा। तो ये वाक्य में प्रयोग होते हैं, और लगभग क्या होता है कि ये क्रियापद से पहले आते हैं, या क्रियापद के साथ आते हैं, और इसके पीछे लगभग ना लगता है। जैसे आंख बबूला होना, 9 2 11 होना, तलवे चाटना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, पेट में बाल होना, या ये जो नाक रगड़ना, आंख फेर लेना, तो ये ना ये आता है, ये भी इस मुहावरे का एक लक्षण है। तो हम 3-4 लक्षण बात कर सकते हैं। एक तो रूढ़ि अर्थ, दूसरा ये वाक्यांश होता है, और एक वाक्य पूरा नहीं होता, एक वाक्य का अंश होता है। जैसे राम ने मोहन को आंख दिखाई, या पैसे लेते ही उसने आंख दिखाना शुरू कर दिया। तो अब ये आंख दिखाना शुरू कर दिया, आंख दिखाई, आंख मारना, आंख चुराना, ये सब नाना एक वाक्यांश है। तो एक हुआ रूढ़ि अर्थ, एक वाक्यांश, एक इसके अंत्य में, अंत्य का मतलब होता है अंत का, अंत्य में ना लगता है, प्रायः, सब जगह नहीं लगे कई बार, परंतु तो प्रायः लगता है। तो ये एक विशेषता होगी कि क्या, कि रूढ़ि अर्थ, वाक्यांश और अंत्य में ना लगता है। फिर मुहावरा जो होता है वो उसका कोई वास्तविक अर्थ हो या न हो ये जरूरी नहीं है। कई बार वास्तविक अर्थ होता भी है और कई बार नहीं भी होता है। कई बार हम केवल आग बबूला होना, जैसे आग और बबूल, आग और बबूल, पीपल का पेड़, क्या इसको कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। जैसे मान लो कि नाक का बाल होना भी हमने उदाहरण दिया था, तो इनका कोई वास्तविक अर्थ कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है, परंतु वो केवल मुंह पर उसका अर्थ एक विशेष चढ़ जाता है। अब हम अगर लोकोक्ति देखेंगे तो हम इसके कंसेप्ट को पूरा अच्छे से और समझ जाएंगे। हम जो मुहावरे के कंसेप्ट को लोकोक्ति के कंसेप्ट के साथ रखकर देखेंगे। क्या होता है कि लोकोक्ति में आप शब्द देख लीजिए, लोक और उक्ति। लोक माने जन और उक्ति माने बात, बात, और ये माने जन, जन माने जनता, पब्लिक। तो जो पब्लिक की बात होती है या पब्लिक का जो अनुभव है, जो घटित अनुभव है, उसके आधार पर कोई एक वाक्य बनता है जो अपना अर्थ विशेष रखता है, उसको हम कहते हैं लोकोक्ति या कहावत। कहावत और लोकोक्ति ये सम अर्थी है, दोनों पर्यायवाची है, लोकोक्ति और कहावत। कहावत माने जो कही गई बात, और लोकोक्ति माने जो जनता की बात। अब जनता की बात कौन सी? आम जन ने जिसको अनुभव किया है और फिर उसको विशेष अर्थ में समय के साथ सीमित कर दिया है, वह है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति में क्या हुआ
एक समानता तो ये दोनों ही रूढ़ी अर्थ होती है, दोनों का एक अर्थ रूढ़ हो जाता है, ये समानता भी है। दूसरा इसमें वाक्यांश होता है ना मुहावरे में, इसमें पूरा वाक्य होता है। जैसे अध जलग गई छलकत जाए, 9 दिन चले 2.5 कोस, दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं, जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। तो अब इस प्रकार के जो पूरे वाक्यांश वाक्य होते हैं उनको हम लोकोक्ति कहते हैं। और इनको आप अगर हम घटाकर देखते हैं तो वो वास्तव में आपको घटे हुए प्रतीत होते हैं। जैसे कभी कोई घटना घटी होगी कि वो 9 दिन चले और 2.5 कोस तक ही पहुंचे, तो उसके आधार पर वो एक कहावत बन गई कि 9 दिन चले 2.5 कोस। जैसे हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि साई रात पिसो और दखनी में उसे रहो। अब उससे क्या होता है कि जो पुराने जमाने में जब यहाँ ये बिजली की चक्की नहीं थी या पवन चक्की नहीं थी, तब जो हाथ से चलने वाली गट्टी होती है उस पर गेहूं पीसते थे या बाजरा पीसते थे या मोठ पीसते थे। तो उससे फिर क्या होता है कि जब वहां पीसा उसको ढकनी में उसेरना, मतलब ढकनी में डाला, तो ढकनी में कितनी जगह होती है, तो अगर वहां डालोगे तो वो सब बाहर बिखर जाएगा। मतलब जो पूरी की कराई मेहनत व्यर्थ चली जाती है। जैसे अंधा पीसे और कुत्ता खाए, मतलब उसका कोई सार नहीं निकलता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे कहाँ रखना है, तो कुत्ते खा जाते हैं। तो सेम कहावत राजस्थानी में इस प्रकार की है, हिंदी में इस प्रकार की है। तो ये कहावतें एक दूसरे के साथ मतलब लगभग एक जैसी कहावतें सब भाषाओं में होती है, परंतु वहां उनकी शब्दावली और उसका प्रयोग थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है। तो अब आप देखो, ये हम बात कर रहे थे ना सच्ची घटना पर, एक घटना पर घटित हो सकती है, तो वो अंधे वाला आप घटना आप बिंब बना सकते हो सामने, ये जो घटी वाला बिंब बना सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि बू गाड़ी फिरे ससुर के फुटेड़ हो गए, कि बहू के पास पहनने के कपड़े नहीं है तो ससुर को दिखाई नहीं देता क्या। अर्थात जब कोई किसी का काम की आवश्यकता होती है या किसी को किसी की चीज की आवश्यकता होती है, तो सामने वाले को स्वयं देख लेना चाहिए कि इसको उसकी आवश्यकता है। इस बात को कहने के लिए ये कहावत प्रयोग की जाती है, और इसका कथात्मक स्वरूप भी अपनी दृष्टिबिंब से देख सकते हैं। मतलब जो घटना घटित हो सकती है, जो अनुभवजन्य है, वो जो बातें हैं उसको हम कहते हैं कहावत। तो ये जो वाक्य, ये वाक्यांश होता है मुहावरे में, इसमें वाक्य होता है और इसमें अंत में ना का प्रयोग नहीं होता। ये लगभग ये जो यहाँ एक अर्थ और ये वाक्य के बीच में आता है, बीच में या अंत में, जो कह सकते अंत में तो क्रियापद अलग से रहेगा, तो बीच में मानो इसको, और ये वाक्य के अंत में आता लगभग। जैसे कोई काम किया और कोई नतीजा सार्थक नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि खोदा पाड़ और निकली चुईया, या सारी रात पीसा और सुबह ढकनी में उसेरा। मतलब सारी रात मेहनत की और सुबह उसको रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो इस प्रकार हम जो कहावतें हैं इनका प्रयोग हम वाक्य को और प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और मुहावरे का प्रयोग उस क्रियापद से या संज्ञा पद से स्थान पर रखते हैं ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे हमें प्रयोग करना है कि प्यारे का अर्थ लिखना है कि राम जो है वो पिता का प्यारा था, तो राम पिता के लिए आंखों का तारा था। प्यारे के लिए क्या बोला? आंखों का तारा। तो हम वहां एक संज्ञा शब्द के विकल्प में इस मुहावरे का प्रयोग किया है, जबकि जब कहावत है उसका प्रयोग जो पहले वाक्य रखा जाता है उस वाक्य को
प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको और तीखा बनाने के लिए हम कहावत का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि वो गांव से शहर में गया है और अभी से डींग हाँकने लगा है। अब डींग हाँकने लगा है, ये तो है मुहावरा। अब इसी को हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि वो शहर से गांव में गया और अभी से बड़ी बड़ी बातें करने लगा, अर्थात थोथा चना बाजे घड़ा। तो इस प्रकार हम कहावत का प्रयोग उसमें प्रभाव पैदा करने के लिए पूर्व कथन है, उस पूर्व कथन को और अधिक तीव्र बनाने के लिए, अर्थ की दृष्टि से या रोचक बनाने के लिए या और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कहावत का प्रयोग करते हैं। तो ये मोटा मोटी दोनों में अंतर है। हमारी परीक्षा में वैसे कई परीक्षाओं में जो विषयनिष्ठ परीक्षाएं होती है उसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जो एमपी वाले, यूपी के, सीबीएसई के, राजस्थान का बोर्ड है, उसमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल सभी कैसे पूछे जाएं, अगर हमारा जो संप्रत्यय का समझ, कंसेप्चुअल नॉलेज ठीक होगा तो हम अपनी बात कैसे भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और हम उसमें पारंगतता हासिल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मुहावरे और लोकोक्ति है, इनमें कैसे कैसे मुहावरे बनाए जाते हैं। मोटा मोटी पहले हम मुहावरों की बात करते हैं। तो मुहावरे में 4 आधार का प्रयोग किया जाता है। एक शारीरिक स्थिति को लेकर के, हम सर से लेकर के पांव तक, नख से सिक तक बोलते हैं ना, तो सब नाखून कुथेरना, मतलब वो कुछ नहीं, तो वो आंखें दिखाना, सिर के बल करना, नाक का बाल होना, नाक रगड़ना, आंखें मलते रहना, ऑटो में बात करना, सब अंगों में मर सकता है। गाल फुलाना, मुंह फुलाना, मुंह फेर देना, मुंह लटकाना, ये सब मुहावरे बन रहे हैं शारीरिक स्थिति का। पेट में बाल होना, पेट में बात नहीं टिकना, यहाँ से पैरों से रखते कि अपने पैरों पर खड़े न होना या अपने पैरों पर खड़े होना। तो तलवे चाटना, हथेली पे सरसों उगाना। तो इस प्रकार हम शरीर के आधार पर मुहावरे बनते हैं और उनके लाक्षणिकता के आधार पर हम उसके अर्थ को पकड़ते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा उसके, जो इन दोनों में, मुहावरे और लोकोक्ति में, दोनों में ध्यान रखना है कि जो हमारी भाषा की शब्द शक्ति है उसमें जो लाक्षणिकता है उसको पकड़ना होता है। लाक्षणिकता में जो वहां पर समान स्थिति और प्रकृति के आधार पर उसको लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं और उसके आधार पर उसका अर्थ लगता है। जैसे मान लो तलवे चाटना। अब तलवे वैसे तो कोई नहीं चाटता है, तो तलवे चाटना मतलब उसके पैरों के नीचे चले जाना, तो मतलब पूरी तरह से झुक जाना, इसका लाक्षणिक होता। उनकी जो अपना विवेक खो करके, अपना आत्मसम्मान खो करके चापलूसी करना, इस प्रकार उसका लक्षणार्थ ये होगा। तो ये शारीरिक स्थिति के आधार पर सबसे लेकर के, ये बाल से लेकर के नख तक इसके मुहावरे बने हुए हैं। दूसरा, परिणाम या वास्तविक स्थिति, जैसे दाग लगना, खाक छानना, इस प्रकार के उदाहरण ये भी इसमें आते हैं। तीसरा, जो संस्कृति या परंपरा या जैसे पोल खुलना, इस प्रकार के जो मुहावरे हैं वो संस्कृति परक होते हैं। और कई अतिशयोक्तिपूर्ण मुहावरे प्रयोग, जैसे छाती पर मूंग दलना और उड़ती चिड़िया पकड़ना, इस प्रकार के उदाहरण भी इसमें आते हैं। हमें तो केवल ये तो आधार इसलिए बताएं ताकि हम समझ जाएं कि ये मुहावरे कैसे किस किस बेस पर बने हुए होते हैं। परीक्षा में इस प्रकार के सवाल तो नहीं आते। परीक्षा में तो आपके पास आएगा मुहावरा और उसके 4 अर्थ दिए जाएंगे, तब आपको पकड़ना है।
या आपके यूँ पूछ ले जाते हैं कि जब बस विषय निष्ठा था तो मुहावरे और लोकोक्ति में फर्क पूछ लिया जाता है, या जब विषय निष्ठा था तो उसमें मुहावरा दे देते हैं, उसका वाक्य प्रयोग करना होता है, या फिर वो विकल्पात्मक आता है तो 4 प्रयोग करके बता देते हैं, उसमें सही प्रयोग आपको देखना होता है। तो हमें लक्ष्यार्थ को पकड़ना होता है, लक्ष्यार्थ को पकड़ लेते हैं तो हम किसी भी मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। वही बात कहावतों में एक तो स्थिति, कोई घटना है तो दशा का वर्णन होता है तो कहावता का प्रयोग किया जाता है, जैसे कंगाली में आटा गिला होना। तो तार्किक स्थिति होती है, जैसे थोथा चना बाजा गणा, अजर गगरी छलकर चाय। और विपरीत स्थिति जैसा अंधा पीछे कुत्ता खाए, और वो जो चक्की वाला उदाहरण दिया था, जो कंट्रोवर्शियल जो बातें होती है उस प्रकार की कहावतें भी बनती है। तो ये कहावतें और मुहावरे ये हमारी भाषा की एक सौंदर्य वर्ध के उपकरण है। इसके माध्यम से हम भाषा को सुंदर बनाते हैं, भाषा को अर्थपूर्ण बनाते हैं, भाषा को रोचक बनाते हैं, क्योंकि भाषा केवल हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन नहीं होता। हम भाषा हमारे भावों को और विचारों को सुंदर तरीके से व्यक्त करने का साधन भी होता है। उसको सुनने वाले को एक अच्छा भी लगना चाहिए, और जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक ढंग से श्रोता तक पहुंचनी भी चाहिए। तो इसके लिए हम बार बार जब हम साहित्य पढ़ेंगे, केवल जो आप किताबों से उदाहरण रखने से ये मुहावरे और लोकोक्ति की समझ नहीं बढ़ती है। लोकोक्ति और मुहावरे की समझ बनने के लिए आप ग्रामीण लोगों के साथ बैठे, उनके पास अनेकानेक मुहावरे होती है और लोकोक्तियाँ होती है, क्योंकि ये जो भाषा की जो ये साहित्यिक ताकतें होती है वो जो अशिक्षित जन समुदाय है वहाँ से निकलती है, और फिर उसको संस्कारित करके हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो शिष्ट समुदाय जिसको कहते हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब कहते हैं कि जैसे जैसे हम सभ्य और शिष्ट होते जाते हैं, हम भाषा को बिगाड़ते जाते हैं। हम भाषा को बिगाड़ने का मतलब, यहाँ भाषा को हम बिगाड़ने का शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, हम भाषा को विकास से रोकते हैं। और भाषा का विकास कहाँ होता है? जहाँ कोई लगाम नहीं होता, जहाँ खुले दिल से लोग आपस में बात करते हैं, तो वहाँ इस प्रकार के आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ और कहावतें काफ़ी संख्या में आपको मिलेगी। और वहाँ नहीं ये कहावतें और लोकोक्तियाँ हमारे हिंदी की तो इतनी हैं, क्योंकि हिंदी में गुजराती भी आएगी, राजस्थानी भी आएगी, मराठी का भी प्रयोग हो जाता है, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, तो सब जगह जो कहावतें और मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं वो सब हिंदी की संपदा मानी जाती है। तो हिंदी का जो ये मुहावरा और लोकोक्ति का भंडार बहुत विशाल है। तो हम जब साहित्य पढ़ेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, और तरह तरह की संस्कृति के लोगों से जब हम रूबरू होते हैं, तो हम इस लोकोक्ति और मुहावरे की समझ को और अधिक समृद्ध कर सकते हैं। तो एक बात मेरा सुझाव है, आप कभी भी बस में यात्रा कर रहे हैं, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, या चाहे एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हैं, आपको वहाँ लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए और अपनी भाषा में बात करनी चाहिए। तो वहाँ से आपको ये लोकोक्ति और मुहावरों की नई नई समझ मिलती रहेगी। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपको नए नए वीडियो मिलेंगे, और हम अपने अनुभव की, किताबों की और परीक्षा की सभी बातें एक साथ करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।